द अंडर वाटर एयरक्राफ्ट कैरियर I-401, एक ऐसी सबमरीन जो अपने अंदर 4.5 टन जितने भारी 3 प्लेन्स को लेकर पानी में तैर सकती थी। बिना किसी भी देश के रेडार में डिटेक्ट हुए सीक्रेटली एनिमी नेशंस के बॉर्डर तक पहुंचकर उनके ऊपर प्लेन से अटैक कर सकती है। प्लस इसमें इतनी फ्यूल कैपेसिटी है कि बिना पानी के ऊपर आए सिर्फ एक ही फ्यूल रिफिल में पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है। अमेजिंग, राइट? वेल, 1944 में जापान ने दुनिया के सामने यही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को रिवील किया था, जिसने यूएस और जर्मनी जैसे जायंट सुपर पावर्स को तक शर्मिंदा कर दिया। और यह सब कुछ एक राजस्थान जितने छोटे देश ने महज 3 सालों में करके दिखा दिया। लेकिन उस टाइम में टेक्नोलॉजी के मामले में इसने दुनिया को हिला के रख दिया था। यूरोपियन पावर्स हमेशा से जापान को एक आउटसाइडर समझते थे, लेकिन आउटसाइडर होने के बावजूद भी जापान ने उस वक्त ये टेक्नोलॉजी डेवलप करके बताई जब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक हुआ नहीं करते थे। यस, उस वक्त अगर एक देश को दुश्मन देश पर हमला करना होता था तो ऐसी कोई मिसाइल ही नहीं हुआ करती थी जो जापान से लॉन्च होकर डायरेक्टली जर्मनी या यूएसए तक हमला कर सके। लेकिन जापान की सबमरीन की मदद से जापान यहीं पर बैठकर यूएस और यूके जैसे एनिमी नेशंस पर भरपूर अटैक कर सकता था। अब ऐसा नहीं था कि बाकी के देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं थे, उनके पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, पर वो कुछ ऐसे दिखते थे और जापान का एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा दिखता था। सो सवाल अब यह उठता है कि जापान ने आखिर इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था जो इसे अनडिटेक्टेबल बना रही थी। उसने ऐसे कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया था जो इतने भारी वजन को उठाकर भी पानी में जा सकता था। एंड सरप्राइजिंगली इसकी हिस्ट्री भी काफी वियर्ड है, मतलब इसके 1 साल बाद ही 1945 में जापान की I-401 सबमरीन और यूएस की सेगुंडो सबमरीन आमने सामने खड़े थे। जापान के पास मौका था कि वो यूएस की सबमरीन को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि यूएस ने इस टेक्नोलॉजी को जब्त कर लिया और इसके 1 साल बाद यूएस ने जापान की सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये टेक्नोलॉजी वहीं पर हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। लेकिन अब सवाल यह आता है कि यूएस ने ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को खुद बनाने के बजाय इसे डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया? वेल, इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जब इस द अंडर वाटर एयरक्राफ्ट सबमरीन का आइडिया सबसे पहले जर्मनी को आया था। 1914, वर्ल्ड वॉर 1, ये एक ऐसा समय था जब देश 2 गुटों में बंट गए थे। एक तरफ थे सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की, और दूसरी तरफ थे एलाइड फोर्सेस फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और यूएस। जी हां, जापान और यूएस तब दोस्त हुआ करते थे। खैर, इस वॉर में हालत कुछ ऐसी थी कि जर्मनी एलाइड फोर्सेस के बाकी देशों पर तो अटैक कर पा रहा था, लेकिन उसके और ब्रिटेन के बीच मौजूद 650 किलोमीटर लंबे इंग्लिश चैनल के वजह से ब्रिटेन पर हमला करना उसके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि अटैक के लिए जितने भी प्लेन्स भेजे जा रहे थे उनकी लाउड साउंड की वजह से ब्रिटिश आर्मी को पहले ही खबर हो जा रही थी कि दुश्मन करीब आ रहा है। और इसीलिए जर्मनी चाहता था कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिसके मदद से वो एटलीस्ट ब्रिटेन के बॉर्डर्स तक चोरी छुपे पहुंच सके और उन्हें पता भी ना चले और सीधा अटैक कर डाले। और इसीलिए ऐसे में जर्मनी ने एक यूनिक स्ट्रैटेजी अपनाई, सरप्राइज प्लेन अटैक। इसके लिए उन्होंने एक सबमरीन ली और उसे इस तरह से इंजीनियर किया कि एक प्लेन उस पर अटैच किया जा सके। बेसिकली उनका प्लान था कि सबमरीन शांति से पानी के नीचे चलेगी और उस पर लगा प्लेन भले ही पानी के ऊपर हो, वो बिना इंजन शुरू किए और शोर किए ब्रिटेन के तट तक पहुंचेगा। और पास पहुंच के जब वो प्लेन लॉन्च होगा तो कम चांसेस है कि ब्रिटेन पहले से ही तैयारी कर पाए। और बस जर्मनी के इसी यूनिक स्ट्रैटेजी की वजह से विश्व में पहली बार सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर का आइडिया जन्म लिया। अब देखा जाए तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, नो डाउट अबाउट दैट, पर क्या वॉर के वक्त ये स्ट्रैटेजी काम भी आती? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वॉर के समय सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं बल्कि सी फोर्स भी उतने ही एक्टिव रहते। तो ऐसे नाजुक सिचुएशन में भले ही जर्मनी दुश्मन देश तक पहुंच जाती, लेकिन अभी भी पानी के ऊपर दिखने वाला प्लेन आसानी से डिटेक्ट हो सकता था। प्लस इनके सबमरीन में स्टेल्थ मोड भी नहीं था, मतलब वो भी आसानी से दुश्मन के रेडार में डिटेक्ट हो सकती थी। और इन्हीं रीजंस की वजह से अनफॉर्चुनेटली इस यूनिक स्ट्रैटेजी के बावजूद भी जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गई और उसकी सभी चीजें इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर पर यूएस ने कब्जा बना लिया। अब इसके बाद यूएस की कोशिशें शुरू हो गई खुद एक अंडर वाटर एयरक्राफ्ट बनाने की। दरअसल जर्मनी के इस यूनिक टेक्नोलॉजी से यूएस काफी इंप्रेस हो गया।
और इसीलिए उसने अपना खुद का एक एयरक्राफ्ट सबमरीन बनाने का तय किया। प्लस यूएस पहले से ही सबमरीन में जो खामियां थी उससे अच्छी तरह से वाकिफ था। उसे पता था कि अगर पानी के ऊपर प्लेन रखकर बाहर निकलेंगे तो आराम से दुश्मन के नजर में आ सकते हैं, और इसीलिए इन चीजों के लिए यूएस ने इसमें मॉडिफिकेशंस किए। उन्होंने एक हैंगर यानी एक गराज जैसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें प्लेन्स को रखा जाता था और फिर उसे लॉक कर दिया जाता था ताकि पानी अंदर ना जा सके। और इस पॉइंट से ये सबमरीन्स सही मायने में अंडर वाटर एयरक्राफ्ट कैरियर्स बन चुके थे, यानी सीक्रेट स्टेल्थ अटैक्स के लिए एक परफेक्ट वेपन। पर इनमें अब भी एक प्रॉब्लम थी। इस अंडर वाटर एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से यूएस खुफिया तरीके से प्लेन्स तो लॉन्च कर पा रहा था, लेकिन जब उनकी रिकवरी की बारी आती, यानी सपोज प्लेन्स को अटैक के बाद वापस से सबमरीन पर लैंड करवाना हो, तो दैट वाज जस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि पानी पर तैरने की वजह से सबमरीन का डेक ऊपर नीचे होते रहता, जिसकी वजह से वो डेक प्लेन लैंडिंग्स के लिए काफी ज्यादा अनस्टेबल था। एंड यू नो व्हाट, सिर्फ इस एक छोटे येट मेजर डिसएडवांटेज की वजह से यूएस ने इस सबमरीन के आइडिया को ड्रॉप कर दिया। यानी कि पहले जर्मनी और अब यूएस, दो बड़े टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश अपने अपने लेवल पर कोशिशें करके हार मान चुके थे। बट देन कट डायरेक्टली टू वर्ल्ड वॉर 2। अचानक से खबर आती है कि जापान वॉज नॉट वन ऑफ दोस। जापान उन दोनों के फेलियर्स को अनदेखा करके खुद एक एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी पर अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहा था। अब क्या इसका मतलब जापान के पास इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए यूएस से बेहतर आइडियाज थे, या फिर ये जापान के पूरे इतिहास का सबसे डम्बेस्ट डिसीजन था? वेल, आज आपको अच्छी तरीके से पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार गया था। सो आप सोचोगे प्रोबेबली इट वाज अ डम डिसीजन, पर एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जहां पर जर्मनी चाहता था टोटल कंट्रोल ऑफ यूरोप, जापान का मिशन था टोटल कंट्रोल ऑफ एशिया। पर प्रॉब्लम यह थी कि उस वक्त एशिया में यूएस का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा था। सो एशियन रीजन से यूएस के इन्वॉल्वमेंट को हटाने के लिए दिसंबर 1941 में जापान ने यूएस के हवाई आइलैंड्स पर, ये जो पर्ल हार्बर है ना, वहीं पर हमला कर दिया और शुरू हुआ यूएस जापान के बीच एक फुल फ्लेज्ड वॉर। इस हमले के बाद अब जापान पर यूएस के अटैक का खतरा मंडरा रहा था, पर वो कहते हैं ना, ऑफेंस इज ऑलवेज द बेस्ट डिफेंस। और इसीलिए यूएस के अटैक से बचने के लिए और वो अटैक करे उसके पहले उस पर अटैक करने के लिए जापानीज नेवी के एडमिरल इसुरोकु यामामोटो ने 18 सीक्रेट अंडरवाटर एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने का प्लान बनाया और उन्हें कहा गया क्लास 1 400 सबमरीन्स। अब इसमें सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है पता है? देखो, जापान और यूएस की दुश्मनी 1941 में शुरू हुई जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, और अपने बचाव में महज 3 सालों में जापान ने ये I-400 सीरीज के सबमरीन्स बना के पानी में उतार भी दिए। यानी जापान जैसे छोटे से देश ने सिर्फ 3 सालों के अंदर वो करके दिखाया जो यूएस और जर्मनी जैसे बड़े देश अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए। पर आखिर कैसे? वेल, जापान का माइंडसेट काफी क्लियर था। हर वक्त खुद गलती करके सब कुछ स्क्रैच से सीखना जरूरी नहीं होता है। आप दूसरों की गलतियों को भी एनालाइज करके बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे जापान ने जर्मनी और यूएस के सबमरीन्स की खामियों को ध्यान में रखते हुए अपने सबमरीन्स में ऐसे आधुनिक सिस्टम्स लगाए जो उन खामियों को पूरी तरह से ओवरकम कर पा रहे थे। लाइक फॉर एग्जांपल, अपने सबमरीन कैरियर को दुश्मनों से बचाने के लिए उन्होंने इसमें 2 खास मॉडिफिकेशंस किए थे। पहला, उन्होंने उस सबमरीन पर एनेकोइक कोटिंग की, जो कोटिंग सभी तरह के साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, और इसी के वजह से एनिमी नेशंस का सोनार डिटेक्टर भी उसे नहीं ढूंढ सकता था। दूसरा, आमतौर पर वॉर में मैग्नेटिक माइंस इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में जब कोई सबमरीन्स इन माइंस के पास आती है तो ये माइंस सबमरीन के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके फट जाते हैं। अब ऐसा अपनी सबमरीन्स के साथ ना हो, इसीलिए जापान ने अपने सबमरीन्स में डीमैग्नेटाइजिंग केबल्स लगाए। ये केबल्स करंट की मदद से शिप की मैग्नेटिक फील्ड को कम करके उन्हें इन माइंस से बचाते थे। एंड सो इन दोनों मॉडिफिकेशंस की वजह से जापान का अंडर वाटर एयरक्राफ्ट कैरियर अनडिटेक्टेबल और वेल सिक्योर्ड बन चुका था। लेकिन इसको अनडिफीटेबल बनाया इसकी एक यूनिक एबिलिटी ने, जिस वजह से ये कैरियर एक ही समय पर 3 प्लेन्स को ले जा सकता था। इन प्लेन्स को ले जाने के लिए इस सबमरीन में यहां एक सिलेंडर शेप का एयरक्राफ्ट हैंगर मौजूद था, जिसमें 3 आईची M6A1
बॉम्बर एयरक्राफ्ट आसानी से अकोमोडेट हो सकते थे। इन प्लेन्स को वहां पर फिट करने के लिए जापान ने इन्हें ऐसे डिजाइन किया था कि वो इस तरह से फोल्ड हो सके। फोल्ड होने के बाद इन्हें उस हैंगर में लॉक करके ये सबमरीन पानी के नीचे चले जा सकते थे और अपने टारगेट के करीब आकर इन्हें लॉन्च कर सकते थे। इन प्लेन्स को लॉन्च करना भी काफी सिंपल था। जिस तरह किसी गुलेल के रबर बैंड को खींचने की वजह से उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है और जैसे ही हम उस प्रेशर को रिलीज करते हैं तो उसमें रखा पत्थर लॉन्च होता है, वैसे ही इन प्लेट्स के साथ भी होता है। ये सबमरीन्स अपने अंदर मौजूद स्टीम सिलेंडर्स की मदद से एक प्रेशर बनाते हैं और फिर उस प्रेशर को रिलीज करके प्लेन्स लॉन्च करते हैं। मतलब जापान ने एक परफेक्ट वेपन बनाया था जिसे ना कोई डिटेक्ट कर सकता था और ना ही वाटर माइंस की मदद से डिस्ट्रॉय कर सकता था। यहां पर एक नेचुरल क्वेश्चन अभी जरूर आएगा, अगर जापान के पास इतनी एडवांस सबमरीन थी, अटैक करने की स्ट्रैटेजी भी थी, तो फिर आखिर क्या ही वजह थी कि जापान ने उस समय की सबसे एडवांस सबमरीन को कभी इस्तेमाल किया ही नहीं और वॉर भी हारे? वेल फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी जापान कभी यूज नहीं कर पाया बिकॉज वॉर के दौरान हुए 2 मेजर इवेंट्स ने जापान के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। जापान को पहला झटका लगा 1942 में, जब यहाँ मिडवे आइलैंड पर जापान और यूएस के बीच जंग शुरू हो गई थी, जिसमें यूएस ने जापान को बुरी तरह से हरा दिया और इस सदमे से जापान बाहर निकला ही नहीं था कि उसके अगले ही साल अप्रैल 1943 में जापानीज नेवी को एक और एक झटका लगा, जब यूएस अटैक में यामामोटो, जिसने उन सीक्रेट सबमरीन्स को बनाने का ऑर्डर दिया था, वो मास्टरमाइंड भी मारे गए। इन दोनों इंसिडेंट्स की वजह से जापान का अंडर वाटर सबमरीन बनाने का प्लान डिले होना शुरू हो गया। उनके ओरिजिनल प्लान के विपरीत 18 में से सिर्फ 5 सबमरीन्स को ऑफिशियल अप्रूवल मिला और उनमें से भी सिर्फ 2 ही बनकर रेडी हो पाए। अब सिर्फ 2 सबमरीन से एक बड़े देश पर अटैक करना है तो यू नीड करेज, और यहीं पर जापान हार गया। दरअसल 25 जुलाई 1945 को जापान के दोनों सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएस नेवल बेस उलीठी आइलैंड पर हमला करने के लिए निकल गए थे, लेकिन उनके वहां पर पहुंचने से पहले ही उन्हें मैसेज मिला कि उनके देश जापान ने ऑलरेडी यूएस के सामने सरेंडर कर लिया है। रीजन? हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ न्यूक्लियर अटैक, जिसने जापान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। यह मैसेज मिलते ही वो वापस जापान की ओर निकल पड़े, बट उनकी वापसी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जापान का सबसे आधुनिक हथियार, उनका अंडर वाटर एयरक्राफ्ट कैरियर, पहली बार पूरी दुनिया के सामने आया। जब वो दोनों सबमरीन्स वापस जापान लौट रहे थे, तब उनमें से एक I-401 गलती से यूएस सबमरीन से गुंडो की नजर में आ गया, और क्योंकि I-401 के कमांडर तात्सुनोसुके आरुजुमी को मैसेज मिला था कि बाकी देशों की सबमरीन दिखते ही उन पर सीधा हमला बोल दो, इसीलिए यूएस सबमरीन को देखते ही उन्होंने अपनी सबमरीन के सारे हथियार उसकी तरफ दाग दिए। जवाब में उस यूएस सबमरीन ने भी वही किया, पर इससे पहले कि कुछ हो पाता, अरिजुमी को जापानीज हाई कमांड से अनकंडीशनल सरेंडर करने के ऑर्डर्स मिले और यूएस ने I-401 सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने कब्जे में ले लिया। यानी अब जापान का सीक्रेट वेपन दुनिया के सामने था और वो यूएस के पास था। नतीजा, दुनिया भर में जापान की सीक्रेट टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ने लग गई। आफ्टर ऑल, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे बनाते वक्त बड़े से बड़े और सबसे एडवांस देश भी फेल हो चुके थे, पर जापान जैसे एक छोटे से देश ने उसे महज 3 सालों के अंदर जंग के लिए तैयार भी कर लिया था। और इसीलिए फिर रशिया ने भी यूएस से ये सबमरीन मांगना शुरू कर दिया, उसकी टेक्नोलॉजी और डिजाइन को स्टडी करने के लिए। लेकिन जरा सोचो, ऐसे में यूएस ने क्या किया होगा? वेल, यूएस ने उस सबमरीन को रातों रात डिस्ट्रॉय कर दिया, और एटलीस्ट ऐसा यूएस दावा करता है। यूएस के नजरिए में वो सबमरीन इतनी आधुनिक थी कि उसकी टेक्नोलॉजी अपने कॉम्पिटिटर को देना तक खुद के एग्जिस्टेंस के लिए एक थ्रेट हो सकता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द रीजन कि जापान का I-400 सीरीज वाज द लास्ट अंडर वाटर एयरक्राफ्ट कैरियर। जापान के बाद कोई भी देश ये टेक्नोलॉजी एक तो बना नहीं पाया, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि किसी देश ने कोशिश भी नहीं की। एक्चुअली इसके बाद से लेकर आज तक कोई भी देश ये अंडर वाटर एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता, और इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं। पहला, ये सबमरीन्स वर्ल्ड वॉर 2 के अमेरिकन सबमरीन से 1.5 गुना ज्यादा बड़े थे, और इस वजह से इन्हें पानी के ऊपर आने में उस समय के अमेरिकन सबमरीन से दुगना टाइम लगता था। दूसरा, इस पर से प्लेन लॉन्च करने के पूरे प्रोसेस को करीब 45 मिनट्स का समय लगता था। यानी ये सबमरीन जो बिना किसी रेडार में आए पूरे पृथ्वी का चक्कर काट सकती थी,
ऐसी टेक जिसमें इतना पैसा खर्च हुआ था वो इन 45 मिनट्स के लिए पूरी तरह से वल्नरेबल हो जाती अगेंस्ट अटैक्स ऑफ एनिमी नेशंस। फिर तीसरी बात, 1960s में छुपकर हमला करने के लिए यूएस ने इन सबमरीन से भी ज्यादा आधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी बना लिया जो उन्हें घर बैठे बैठे किसी भी देश को उड़ाने की कैपेबिलिटीज दे देता है। एंड सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के कंपैरिजन में इन मिसाइल्स को बनाना भी काफी आसान था और इन्हें डिलीवर करना भी काफी आसान था। सो ऑल इन ऑल ये टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सबसे आधुनिक थी वो एक तरह से आने वाले सालों में इररिलेवेंट सी हो गई। एंड यू नो व्हाट, ये ऑलमोस्ट हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है। नई टेक्नोलॉजी आने के बाद वो इररिलेवेंट हो जाती है। द पॉइंट इज जापान जो हमारे इंडिया से 9 गुना छोटा है और यूएसए और यूएसएसआर जैसे 2 सबसे बड़े सुपर पावर जिसके हाथ धोकर पीछे पड़े थे, उस छोटे से देश ने ये कारनामे करके दिखाए। इनफैक्ट आज तक जापानीज कंपनीज टेक्नोलॉजी में काफी आगे रही है। अपने ही घर पर नजर डाल के देखो, हमारे घर पर जितने भी मेजर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, वो सब कुछ मेड इन जापान है। So the question is, अगर एक छोटा सा देश जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था वो ये सब कुछ कर सकता है तो दुनिया का 7th लार्जेस्ट देश इंडिया क्यों नहीं कर सकता? हमारे पास तो रिसोर्सेज भी है, ब्रिलियंट माइंड्स भी है, मैन पावर भी है। आज टॉप 10 फॉरेन कंपनीज में से 6 कंपनीज के सीईओज और फाउंडर्स इंडियंस ही तो है। यूएस, यूके, कनाडा में इंडियंस टॉप पोजीशंस में। इन शॉर्ट, बाकी देश हम इंडियंस का ब्रेन यूज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा इनोवेशन क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बन रही है? आखिर क्यों बाकी के देश मेड इन इंडिया नहीं यूज करते? वेल, आई थिंक वन ऑफ द रीजन इज हमारी सोच। आई थिंक सबसे पहले तो हमें अपने कॉलोनियल पास्ट को भूलना होगा क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया और ये माइंडसेट कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया कि इंडियंस अनसिविलाइज्ड है और टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस में पीछे रहते हैं। इवन आज भी हमारे देश में ये टेंडेंसी है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को इंफीरियर माना जाता है। आई थिंक इस मामले में हमें जापान से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि कैसे वो देश खुद पर बिलीव करता है और अपने वीकनेसेस को समझते हुए कि उसका छोटा साइज है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो अपने स्ट्रेंथ पर खेला कि इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज तो वो क्रिएट कर सकता है और वही इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को क्रिएट करके वो देशों में एक्सपोर्ट करता है। एक ऐसे ही रेवोल्यूशनरी टेक का लाइव एग्जांपल टोयोटा, जो कि एक जापानीज कंपनी है, उसने दुनिया भर को दिखाया। फाइनली एक ऐसी इंजन बनाकर जो पानी से चल सकती है। यस, कैन यू बिलीव इट, पानी से चलने वाला इंजन, पानी से चलने वाली गाड़ी। ये टेक्नोलॉजी उन सभी कंपनीज इंक्लूडिंग इलॉन मस्क की टेस्ला जो सो कॉल्ड इको फ्रेंडली गाड़ियां बनाती है उन्हें भी बीट कर सकती है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई, इससे कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।